अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, इजहार मोहब्बत के पुराने तौर अतवार का आज के दौर से मवाजना करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है हीर रांझा और आज के दौर का रोमांस में मुब्तला एक जोड़ा। जुनैद साहब, ये तुहाडा तारुफ ही सुन के मैनू बड़ा दुख होया। केड़ा मुआजना करन बह गए हो हजूर, झूठो झूठ चुता लीजे। यकीन मनो तुसी साडे ते ज़हन च भी कदी नहीं सी आउंदा कि असी किसे नाल झूठ बोल के या असी कोई झूठी अना वहा के कोई झूठियां शाना वहा के ते किसे नू मुतासर करके ओहदे नाल मुहब्बत करांगे। ओ मुहब्बत ते ना ही सच दा है। जे सच ही नहीं तो फिर कादी मोहब्बत है। अच्छा, ये लोग झूठ बोलते हैं तो आप हीर के घर में शनाख्ती कार्ड दिखा के दाखिल हुए थे अपना? जुनैद साहब, ये ते तुसी फकत लाफ्टर ले आए, वरना ना ही उसले शनाख्ती कार्ड बनदा सी ते ना ही असी इहो जिहा झूठ बोल के हीर दे घर वड़े सी। और सानू ते जदों इहदे वालिद साहब ने पुछिया ते सारा कुछ सच दस्सिया। ओए असी ते इहदे नाल मुहब्बत करन वास्ते उत्तों थल्ले डिग पए सां। असी भी तख्त हज़ारे दे शहजादे सां, मगर ये गल अज तक हीर नूं भी नहीं दसी। इहदे वालिद ने मझां चारन ते लाता ते लग गए, कामे बन गए, कन्न पड़वा लैने, फकीर हो गए इहदे इश्क पिछे। और ये लोग और इस नाम मुराद ने जिहड़ा बैठा जे मदरा जे आशिक, हर कदम ते हर गल च हर थां ते इन्हें झूठ बोलिया जे इस नमानी बच्ची नाल। ओ भरा मेरेया, कदी कदी मोहब्बत पाने वास्ते झूठ बोलना पैंदा है। ओए फिटे मुंह उस मोहब्बत दा जिहदे वास्ते झूठ बोलना पैंदा। मोहब्बत ते ना ही सच दा। जुनैद रांझा साहब बात कर रहे हैं दिखावे की, नमूदो नुमाइश की। ये बात है। जुनैद साहब, बच्ची थले खलोती सी, मैं क्या कुड़िए ओए इत्थे क्यों खलोती है? कहंदी जी मेरा आशिक आ रहा है। ते मैं क्या लेट क्यों हो गया? उन्होंने ते टाइम ते बुलाया है प्रोग्राम शुरू करना। कहंदी है जी ओदे कोल बेंटले गड्डी ओ वड्डी बहुत हुंदी। अच्छा। ते सड़क इन्हां दी छोटी है, इस गल्लों ट्रैफिक च नूं आंदियां जरा देर लग गई होनी है। अच्छा। ये कह के कुड़ी ते अंदर आ गई है। मैं खलो गया बेंटले वेखण वास्ते। अच्छा। जुनैद साहब, बजरी वाले ट्रक दे पिछे संगल ना लटके आ साजे। मैं ते पहले दूरों समझिया कि शायद ट्रक ड्राइवर ने कोई मॉडर्न जिहा बांदर रखे है जेड़ा ट्रक पिछे उन्हें बन्ने है। मगर थोड़ा जिहा कोल आ के जदों इन्हें ट्रक पिछों छाल मारी है ते रोल हो के मेरे कदमां कोल आया ते मैं चुक के वेखिया ते बंदा सी। ओ मैं कहा तू कौन है भलिया? कहंदा हजूर मैं आज हसबे हाल च इंटरव्यू देन आया ते पहले ही लेट हो गया वा, मेरी लवर अंदर आ गई है। मैं कहा जेड़ी नमानी नु तू दसिया मेरे कोल बेंटले वे ओ वे तेरी लवर? कहंदा चुप रहो, मुठ रख, बिल्कुल मुंह ना खोल। ए जिस बनास्पति आशिक दी असलियत। आप सही कह रहे हैं, बेंटले तो दूर की बात है, मुझे लग रहा है जो पेंटले पहनी हुई है ना काली, इसने ये भी मांगी हुई है। पेंटले भी इन्हें मांग के पाई जे ते घर भी इन्हां दा रेंटले जे। पेंटले। रांझा साहब, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आया हूँ। मेरे पास एक नहीं बेशुमार गाड़ियां हैं। मेरे जानू के पास तो रोज नई गाड़ी होती है। नहीं शुदैने, नहीं नमाणीए, तेनू ये नहीं पता तेरे जानू एक वर्कशॉप च डेंटर ने गड्डी ठीक ठूक करके जो ट्राई लैन निकलते ने ते तेरे हाल आ जाते। ये क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ झूठ बोल रहे हैं। असल में आपसे मैं लव करता हूँ। इनको क्या पता कि मैं कितना बड़ा अमीर आदमी हूँ। आप रिसर्च करते हैं, आप इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं ना कि पहले दौर में भी मोहब्बत में झूठ तो बहरहाल नागज़ीर समझा जाता है, लेकिन दिखावा नहीं था। अब दिखावे का राज है। जी सर, मेरा मुशाहिदा तो जी तुसी लिखो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई बात हो रही है। अब अपना तारुफ तो पहले करवा दे। बेंटले वाले दे महल्ले च मेरा पीसीओ जी। अच्छा। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अच्छा। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਹੈ। अच्छा। ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हर घंटे बाद 20 का इजी लोड? हाँ जी हाँ जी, जो मुक जाता ना जी इजी लोड, फिर नाले ते खलो के मांगदा है जी। अच्छा जी, आप कौन साहब है? मैं बेंटले वाले दा प्यो हां जी। अच्छा। मैं तिन्ना पहियां वाली बेंटले दे उत्ते फ्रूट बेचना जी, हाय। जेदा अगला पहिया इंजन करदा जी। पापा, ओ छड़ दे पापा, ओ जिन्नू पापा कहन दे आ, जिस मस्कीन ने तिब्बत स्नो दी खाली क्रीम वाली शीशी च नमक रखे।
ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਨ ਕਿੰਨੋਂ ਲਵੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਕ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अगर दूसरा कोई मांगे तो कहता है तेनू नहीं पता डॉलर कितने चढ़ गए तो लूण मंगन दे। जुनैद साहब मेरी रिसर्च ये कहती है और छोटा जी तुम लिखो जहां जाता हूं एक शाम सी हो जाती है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। वैसे ये बताने वाली बात है। अच्छा जी, आप दिन भर कामकाज करते हैं, इस उम्र में फल बेचते हैं और आपका बेटा जो है वो मोहब्बत के नाम पे इन अल्लों तलल्लों में पड़ा हुआ है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਮਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੁਆਣਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੁਟਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। लेकिन अब बेचारे का फल भी खराब निकल आया और बेटा भी। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਕੇ ਖਾਲਸ ਜਜ਼ਬੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਉਹ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ झूठ क्यों नहीं बोला? एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। आप बताए ना जी कि अपने बारे में इसने आपको क्या बताया हुआ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। कौन सा? ਇਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਵਾਦ ਹਸਨ ਫਵਾਦ ਇਕੱਠੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। तो क्या मैंने इसको गलत कहा है? पापा बताएं कि हमारी 2 कनाल की कोठी है। ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ 2500 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੇ। और वो 2 कनाल वाली कोठी? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या? देखो झूठ इसके। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਲਟਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੇਟ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਰੇ ਜੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਗੇਟ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाकई? जानू ये छोड़ो, ये यहाँ की बातें हैं। हमने कौन सा यहाँ रहना है? हमने तो बाहर चला जाना है। अमेरिका नेशनैलिटी है मेरे पास, ग्रीन कार्ड। ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਓਏ ਬਨਾਸਪਤੀ ਥਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ। इस बेतबारी और बदएतमादी का नाम मोहब्बत रखा है तुम लोगों ने। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ वो ਤੂੰ। हर्ट हुई है इसको क्या? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਰਾਈ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਲੋਕ। हाँ, ये क्या हो रहा है? जो जो मैं सुनती जा रही हूँ, तू मैं अंदर से टूटती जा रही हूँ। ਤੇ ਐਲਫੀ ਚੂਸਿਆ ਕਰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਤੋਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਿਆ। यार वो अंदर से टूट रही है, आप झुकते कर रहे हो। अंदर से टूट रही हो कोई फिक्र ना करो, अगर बाहर से टूटती ना तो फिर बुरा लगना था। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੇ ਟੂਟ ਫੂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਜੇ। ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਅਚਾਰ 'ਚ ਪਤਲੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ। कौन सा अचार, कौन सी हरी मिर्चें? इसकी वालदा की अपनी बुटीक है। ਉਹ ਵੇਖੀ ਆ ਮੈਂ ਬਤੀਕ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਗੋਟ ਬਣਾ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ। Shut up! मेरे पापा फेमस इंटीरियर डिजाइनर हैं। ਐਸੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। क्या? अब मैं जू जू सुनता जा रहा हूँ, तू अंदर से टूटता जा रहा है। ਤੂੰ ਨਾ ਟੂਟੀ ਓਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 4.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਟੂਟ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕੌਡੂ ਜਿੱਡਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ये है झूठ और नमूदो नुमाइश का धंधा। दोनों ही झूठे हैं जनाब, तारीख इंसानी बतलाती और है। छोटा जी तुम लिखो तुम आते हो तो सुबह होती है, तुम जाते हो तो शाम होती है। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। कौन सी फैक्ट्री में? ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੂਸ ਖੁੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। खुदा का खौफ करो यार। ਝੂਠੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਊ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹੀਲ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੀ ਵਾਇਲੈਂਟੇਨ ਕੀ ਦਿਨ अच्छा ਜਿਹੜਾ वैलेंटाइन डे था कल। ਹਾਂ ਸੁਰਖ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਬ ਕਾਦਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। यार आपको बिल्कुल शक नहीं गुजरा? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਸੁਰਖ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ। यार ये कौन सा वैलेंटाइन डे है? सरासर झूठ डे है ये। हाँ जी। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਝੂਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ। अपनी की हुई सामने आ रही है ना, सारी जिंदगी झूठ बोलकर गंदा फल बेचते रहे हो तो ये खराब अखरोट जैसा बेटा पैदा किया है ना। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਰਾਡੀਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਸੜੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਲੰਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜੀ। वाह। ਇੰਨੀ ਤੇ ਅੰਜਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗੜੀ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ 2 ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਉਹ ਸ਼ੁਦੈਨ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ? नाज़रीन यहाँ में चले नहीं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। किसी गांव में कत्ल की कोई वारदात होती है तो जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस कत्ल से किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है। सबसे पहले ये देखा जाता है, फिर मुलजिम की तलाश शुरू की जाती है। अब ये धमाका हुआ है, इसमें 45 से ज्यादा जाहिर है कि हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत हुई है। अच्छा जी ये जो धमाका हुआ है ये मकबूजा कश्मीर में, हाँ जी। उस पे फिर उसी तरह जो वो करता है जो उसकी रवायत है इंडिया की, चीखो पुकार उन लोगों ने शुरू कर दिया। मतलब अन्नेवाह वो उधर कोई एक्सीडेंट अभी खत्म भी नहीं हुआ होता, हाँ जी। उससे पहले ही मुद्दा फौरन पाकिस्तान पे डाल देते हैं। ये क्या यार ईमान से कोई इनको नहीं को अक्ल माता आ रही। अगर तुम्हारी याददाश्त तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हें याद होगा कि मैंने 2.5 महीने पहले कहा था, एक मतलब फिजा ऐसी बन रही है कि किसी लम्हे भी किसी दिन भी हिंदुस्तान कुछ ना कुछ बड़ा खेल खेल सकता है खित्ते में, जिससे दोबारा सूरत हाल जो है वो खराब होगी और पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने की कोशिश की जाएगी। देखो जब भी किसी गांव में कत्ल की कोई वारदात होती है तो जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस कत्ल से किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है। सबसे पहले ये देखा जाता है, फिर मुलजिम की तलाश शुरू की जाती है। अब ये धमाका हुआ है, इसमें 45 से ज्यादा जाहिर है कि हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत हुई है। तो हिंदुस्तान इस वक्त एक सख्ते की कैफियत में है। आज भी गालिबन उन्होंने ऐलान किया है कि कल या परसों वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें वो फैसला करेंगे कि इस हमले का जवाब कैसे देना है। कोई तहकीकात नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, सीधा डायरेक्टली इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक अर्ज ये करना चाहता हूं कि मेरी ये गुफ्तगू जो है ये एक पाकिस्तानी बन के ना सुनो, एक बिल्कुल अपनी पाकिस्तानियत भी साइड पे रख दो और मेरे जो हिंदुस्तानी व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपनी हिंदुस्तानियत 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें और हालात का जायजा लें कि किसको फायदा हो सकता था, किसको नुकसान हो सकता था। मैं जो अर्ज कर रहा हूं ना 2.5 माह पहले, मैंने इसलिए कह रहा था कि 2.5 माह या 3 माह कमोबेश इतना अरसा पहले, यानी जूं जूं हिंदुस्तानी इलेक्शन करीब आ रहे थे, एक वजह, और दूसरी बात ये कि जूं जूं मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है वो जोर पकड़ती जा रही थी, जो उसका एक इंप्रेशन था कि ये अब इंडिजिनस है, ये वहां के मकामी लोग चला रहे हैं। तो ये दोनों जो कुव्वतें थीं, ये मतलब उस वक्त लामहला ज़हन में आता था कि अभी कुछ हिंदुस्तान ने किया या अभी कुछ किया, तो वो हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पे इल्जाम तो लगा दिया, अब जरा गैर जानिबदारी के साथ, बहुत ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत, पाकिस्तान की कोई एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की कोई भी अस्करी क़यादत या पाकिस्तान की कोई भी मजहबी जमात जिसकी जो जज्बातियत है वो इंतहाओं को छू रही है, इवन वो भी इन हालात में, जबकि ये 5-6 जो अगर आप इवेंट्स जो हैं वो जहन में रखें तो क्या ऐसी कोई हमाकत पाकिस्तान
सोचना तो दूर की बात है, किसी हमाकत, ऐसी हमाकत का साथ भी दे सकता है। यानी नंबर 1 तुम ये देखो कि पूरी एक दहाई का, पूरे यानी 10 सालों का अहम तरीन गैर मुल्की दौरा किसी सरबराह मुमलिकत का या वली अहद का, गैर मुल्की किसी लीडर का, वो 3 दिन बाद होने जा रहा है, जिसके बारे में ये गुमान है कि जनाब 20 अरब डॉलर के उसमें मुआहदे होंगे। तो क्या कोई हुकूमत, कोई अस्करी क़यादत, कोई फौज, कोई तंजीम इस दौरे से 3 दिन पहले खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? बिल्कुल नहीं। पहली बात, ठीक है, जिसके लिए पूरी हमारी जो रियासती मशीनरी है, पूरी जो फौजी मशीनरी है, हुकूमत है, उसके ज़ैली इदारे हैं, सारे उस दौरे को कामयाब बनाने के लिए मतलब मसरूफ़ अमल है। और हम ऐसे वक्त में इतना बड़ा कदम उठा लें कि हम खुद एक मुसीबत में या प्रेशर में आ जाए। अब बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बल्कि ये सोचना भी कि ये पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर। अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि इस 5 फरवरी को जिस तरह, जिस अंदाज में, जिस सतह पर यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया है, मेरा ख्याल है कि पिछली एक दहाई के दौरान तो नहीं मनाया गया होगा कि खुद इंग्लिस्तान में इतना बड़ा वहां पे जलसा हुआ है, इज्तिमात हुए हैं, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब खुद शरीक हुए हैं। और पूरी दुनिया को तकरीबन हमने ये बावर करवाने में अगर कामयाब नहीं हुए तो उस हम ट्रैक पर जरूर आ गए हैं कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुल्क जो है वो मुदाखलत नहीं कर रहा। ये खालिसतन कश्मीरियों की अपनी मूवमेंट है, नंबर 1। और नंबर 2 कि इसमें कोई अस्करियत शामिल नहीं है। बेचारे निहत्ते कश्मीरी हाथों में पत्थर उठाकर गोलियों का मुकाबला कर रहे हैं। तो दुनिया अब आपकी बात सुनने के लिए तैयार नजर आ रही है। और तीसरी बात एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि इतने सालों के बाद अब ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, ज़ाहिर तो ये बात नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान की सफारती जो एक कामयाबियों का सफर है जो आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से शुरू हुआ है पिछले चंद सालों से, वो अब एक ऐसी स्टेज पर आ चुका है कि इस PSL के 8 मैच पाकिस्तान में थे और 12 इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान में भी जो मैच होंगे हम उनमें भी हिस्सा लेंगे। ऐसा पहले इतनी बड़ी तादाद में देखने में नहीं आ रहा था। एक और मामला जो है वो है कुलभूषण यादव के, जो हम नहीं बल्कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया हुआ है, आलमी अदालत में हिंदुस्तान गया हुआ है और 3 दिन बाद उस केस की समाअत होने वाली है। ऐसे वक्त में हमने ये हमाकत करनी थी, बेवकूफी करनी थी किसी ने कि जब पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया हिंदुस्तान ने, एक यानी रंगे हाथों पकड़ा गया जासूस जो है, उसके खिलाफ केस की समाअत हो रही है और पाकिस्तान ऐसे काम करेगा। एक और बात तुम ये देखो कि पाकिस्तान क्या इस वक्त जिस फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, या पाकिस्तान दूसरे लफ्जों में कह लो कि जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का मुल्क के अंदर शिकार है, तो क्या पाकिस्तान ऐसा एडवेंचर अफोर्ड कर सकता है? कोई मुल्क भी अफोर्ड कर सकता है? हाँ जी, ये तो अब उनके अपने भी कई जो बंदे हैं ना समझदार लोग, वो ये खुद कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान इन हरकतों में इन्वॉल्व नहीं है, जान दियो, बस कर दियो। कश्मीर का जो मसला है आज़ादी का, उसको वहीं तक रखो और उसको अब मान लो कि ये कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, खुद चाहते हैं, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किसी की। बिल्कुल। उनमें खास तौर पे वो फारूक अब्दुल्ला की गुफ्तगू, उसके वीडियोस अब इंटरनेट पे बेशुमार क्लिप पड़े हुए हैं, वो अब चीख चीख के कह रहा है कि जाने तो बस कर दो, ये अब इस तरह नहीं रुकने वाली ये मुहिम। दूसरी तरफ तुम आ जाओ कि हिंदुस्तान के बारे में अगर उंगली उठाई जाती है कि वो ऐसा कोई खेल खेल सकता है, तो उसके हक में कई इंतहाई मजबूत दलीलें दी जा सकती है। जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्शन सर पे, अब बीजेपी के पिछले सारे इलेक्शंस उठा के देख लो, कारगिल से पहले याद, इलेक्शन से एग्जैक्टली 2.5 महीने पहले ही कारगिल का ड्रामा हुआ था और उसके बाद फिर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के नाम पे वोट इकट्ठे किए गए थे। सर जी, हिंदुस्तान ने ये खेल बाबरी मस्जिद से शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, उसके बाद समझौता एक्सप्रेस पे जो कुछ हुआ, और हमेशा वो इस सारे खेल से पाकिस्तान को प्रेशराइज करके, रिटोरिक पैदा करके, तो वो इंतखाबी फायदा उठाता है। और फिर ये मतलब हिंदुस्तान को अब कम से कम मेरा ख्याल इस गलत फहमी से निकल आना चाहिए कि पाकिस्तान
پاکستان پر حملہ کرنا اتنا آسان ہے. اب یہ جو اس کی بڑک بازیاں ہیں نا, اس پر بھی میرا خیال ہندوستان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اب وہ دن نہیں ہے. سرجیکل سٹرائک تو وہ ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ جیسے مطلب خالہ جی کا واڑا ہے سرجیکل سٹرائک وہ پاکستان پہ. الحمدللہ مطلب میں کہتا ہوتا ہوں کہ سرجیکل سٹرائک کا ہندوستان نے مطلب پتہ نہیں وہ کیا لیتے ہیں, لیکن جو میری سمجھ میں آتا ہے نا ہندوستان کی دھمکی جو سرجیکل سٹرائک, کہ وہ کہے گا کہ پاکستان پر سٹرائک کر دو, سرجیکل سٹرائک کر دو, تو ان کے جوان کہیں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے, سرجیکل سٹرائک کریں گے. تو یہ سرجیکل سٹرائک ہے ان کے نزدیک. حد ہو گئی یار, بے وقوفوں والی باتیں رہ گئی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح کے ادھر کے لوگ جو پلاننگ کرنے والے ہیں کیسے بے وقوفی ہے ان کے ذہنوں میں. اب یہ کون سا دور جا رہا ہے, جانے دو, بس کر دو. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمسائے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, اور ہمیں جتنی دیر تک یہ سارے سیاپے جو اس نے ڈالے ہوئے ہیں ہندوستان نے خود ہی اپنے ملک کے اندر اس طرح کے خود ہی واقعات کر کے اور مدعا ڈالنا ادھر ادھر, یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں رہ گیا ہوا نا. اب تو ہر چیز جو ہے انویسٹیگیشن کا طریقہ کار اتنا جدید ہو چکا ہے, اس طرح کے آلات نکل آئے ہیں, اس طرح کے صورتحال ہے اس وقت, تو یہ بچوں والا لگتا ہے تماشا. اچھا پھر ایک اور فائدہ جو ہندوستان کو حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی یہ جو انڈیجنس موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن معاملات ہیں کہ اس کے ہاتھ سے نکلتے ہی چلے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا لاسٹ جو مودی کا دورہ تھا مقبوضہ کشمیر کا, پہاڑوں کی طرف دیکھ کے استقبال کر رہے تھے موصوف, یعنی 10 لوگ استقبال کے لیے جمع نہیں کر سکا مودی. تو وہ حالات کی سنگینی کو سمجھ رہے ہیں, لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کوئی بھی ایکشن لے گا تو دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کرے گا کہ جی ہمارے 45-50 فوجی مارے گئے, ہمارے لیے تو یہ 9/11 ہو گیا, اب ہم جو بھی کریں گے وہ جسٹیفائیڈ ہوگا. تو ان کو ایک غلط طور پر ایک جسٹیفیکیشن مل جائے گی. مگر ایسا نہیں ہے نا جی, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ایک بڑا جدید دور ہے, اس میں اس طرح کے بے وقوفوں والے جو ہے نا جی واقعات, ان کی انویسٹیگیشن کلیئر ہونا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوشی ہے غمی کے موقع پہ دیگیں پکانے والا باورچی ہماری ثقافت کا بہت اہم کردار رہا ہے, اور اب بھی چھوٹے شہروں, قصبوں اور دیہاتوں میں اسی اہمیت کا حامل ہے. لوگ جہاں اس کردار سے بہت محبت کرتے ہیں وہاں اس کردار سے لوگوں کو بہت ساری شکایات بھی ہیں. آج کے علامتی کٹہرے میں کھڑا ہے دیگیں پکانے والا ایک باورچی. جی شکریہ جی. واہ 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 واہ, لو جی تسی تعارف کروایا تو پتا چلا کہ یہ باورچی ہے. آپ کیا سمجھے؟ میں نے سمجھا اس لیے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے کہ یہ جناب سارے لاہور کی آکسیجن کھینچ لیتے ہیں. برخوردار میرا قصور کی ہے. واہ جی واہ, پہلے تو اس نے آپ کو برخوردار کہہ کے اپنا کانفیڈنس شو کیا, اور پھر پوچھ رہے کہ میرا قصور. پاجی تسی زمین میں تو دے ہو, کڈا یہ قصور ہے, مجھے تو یہ لے کر آیا ہے. اس کا قصور ہے, حالانکہ ٹرالی کو چاہیے آپ کو لے کے آئے. یہ تو کہہ رہا تھا کہ ادھر دیگیں پکانی ہے, آپ چلیں جی. ابھی یہ بات شروع ہوتی ہے تو آپ کو مجھے ویسے یہی لگ رہا تھا باؤ جی کہ میں چھوٹی ٹرالی ریت دی لے کے آ رہے ہیں. ہم نے دیگیں پکوانی نہیں ہے. آج تک جو آپ نے ہزاروں لاکھوں دیگیں پکائی ہیں ان میں جو گل کھلائے ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیل جاننا چاہتے ہیں. ہم نے تو جس گھر میں دیگ پکائی ہے خوشبوئیں بخیر دی ہیں, کلیوں کی طرح چاول بخیرے ہیں, اکیلے اکیلے چاول. ایک دیگ میں 40-40 آدمی میں نے بکتا دی ہیں. اچھا اتنا زیادہ بول کے یہ نہ سمجھو کہ تمہیں بری کر دیا جائے گا. خیر جو ایک منٹ باری باری بتانا. اچھا یار ذرا دیکھ کے بات کرو. اس کے ساتھ چند روز پہلے ایک حادثہ ہو گیا. اصل میں یہ کہیں نا دیگیں پکا رہا تھا, 7 دیگیں اس نے پکائی تھی اور اٹھا کے اس نے اس کے بعد دم دینا تھا کوئلوں پہ. تو 7 دیگیں پکا کے یہ خود ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے. تو وہ دیگیں اٹھاتے ہیں جو کینچی سے, شاگرد, وہ دونوں بچارے آئے ہیں 2 لڑکے, انہوں نے 7 دیگیں اٹھا کے کوئلوں پہ رکھی ہیں. ان کو پتہ ہی اٹھا کے کوئلوں پہ رکھ دیا آخر میں. دراصل میرا منہ پرے نو سی, میں صافہ لایا سی. وہ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਹੀ समझ लिया बच्चे चलो अच्छा जी, पहला इल्जाम तो इन पे ये है कि जब ये मसाले लिखवाते हैं ना घर वालों को तो ये ज्यादा लिखवाते हैं। जहाँ पे आधा किलो चीज चाहिए हो वहां पे 1.5 किलो लिखा है। वो जो फिर जाहिर बढ़ जाते हैं, वो जाते हुए फिर ये साथ ले जाते हैं और दुकानदार को वापस बेच के तो पैसे जेब में डाल लेते हैं। बिल्कुल गलत है बाबूजी, जितना मसाला बच जाए हम घर वालों को वापस कर देते हैं। अच्छा, ये चालाकी भी ये करते हैं कि अगर किलो बचा है ना तो उसमें से पाकू मसाला जो है ना वो लपेट के छोटे शॉपर में तो वो 5-7 शॉपर वापस करते हैं, जिससे उन पे धाक बैठ जाए कि ये वाकई ईमानदार बहुत ईमानदार है। और खास तौर पे कीमती मसाला जात, सबसे ज्यादा ये जर्दा पकाते हुए जाफरान में बेईमानी करते हैं। जाफरान देग को सुंगाते तक नहीं है और जाते हुए पाव 1.5 पाव जाफरान ले जाते हैं। जी जितना महंगा हो गया अब जाफरान कौन डालता तो है? चलो जाफरान ना सही, गरम मसाला भी काफी महंगा है, वो ले जाते हैं आप। गोश्त ले जाते हैं बकायदा। अच्छा, कई बेचारे मासूम लोग जो है ना वो जितना गोश्त लेके आते हैं ना कि गोश्त हमने खुद लाना, वो चूंकि सबसे महंगी आइटम होती है देग की, वो लाके फिर अपने सामने बैठ के तो देग में डलवाते हैं और मुतमिन होके तो अंदर चले जाते हैं। और ये ऐसे तेज होते हैं कि ये कच्चा पुना भी निकाल के तो ले जाते हैं। अच्छा, लौंग चोरी करता हुआ ये बंदा कई दफा पकड़ा गया और जब पकड़ा जाता है कहता है जी मैंने दाढ़ में रखना था। भाई दाढ़ में रखना तो एक लौंग लेके जाओ ना, पूरा थैला ही तो ना उठा के लेके जाओ। ये अगला पूछे तो कह देंगे जी सारे महल्ले की दाढ़ च दर्द। अच्छा, जो लकड़ियां जलाने के काम आती वो भी ये चोरी कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लकड़े भी चोरी करते हैं और वो मसाले मसूले लिखाते हुए लकड़े भी ज्यादा लिखवाते हैं। अगर 20 किलो चाहिए हो ना जी तो मन लिखवाएंगे। अगर कोई मालिक कह दे कि यार इन्नी लकड़ फिर कच्ची रह जाएगी तो फिर तो सही गल्लां करनी, डरा भी देते हैं साथ एकदम। नहीं सर जी, मौसम के हिसाब नाल लकड़ मंगानी हुंदी है। ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇਗ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾइज होना है? अब भाई हवा चल रही वो हुंदी पुलिस है। अफसर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? क्यों उसको भाई कह रहे हो? अद्धी लकड़ हवा खा जाती है, फिर तुसी लोग कहते हो देग कच्ची रह गई है। अच्छा, ये देखिए ये भी इनके बहाने बनाना। अगर खाना खराब हो जाए तो किसी ना किसी चीज पे ये इल्जाम धर देते हैं, मसाले ठीक नहीं थे, चावल खराब थे, मैदा खराब। ओ यार खुदा का नाम लो, तुम खुद खराब करते हो। बाबूजी देग कई इलाके में बाबूजी पानी खराब जे। सर बंदा अगर गलती से इनसे देग बनवा ही लेना तो इनके नखरे खत्म नहीं होते। चाय ले आओ, 7 बिस्कुट लेते आना, ये कुर्सी भी ले आना, जरा टेबल भी ले आओ, मैंने पाँव सीधे करने हैं। यार क्या हो तुम, इतने तो नखरे दूल्हे के नहीं होते जितने इनके होते हैं। तो सुबह 5 बजे आके तुसी साडा बूहा मान लेंदे हो, टुर पवो चाचा जी 7 बजे शाम ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜੰਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਏ, ਭੁੱਖੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਗਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ। जी चलो बिस्मिल्लाह, घर आए हुए बंदे को चाह पानी बंदा पूछता है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर 19 यारी चाह तो कोई नहीं ना पीता। एक हाथ च खो फड़िया हुंदा, दूजे नाल देख करड़ू कर रहे हो। अच्छा सर, मसाला जात में से तो एक्स्ट्रा मसाला जात लेते ही नहीं ये लोग, लेकिन पकी पकाई देग में से भी हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। बिटिया रानी, हमारा भी हक होता है। हाँ जी, हमारा हक भी होता है और हमारा पेट भी होता है। तो एक देग में से अपना हक लेके जाओ ना। अगर 8 देगे पकाई हो तो सब में से अपना हक लेके जा रहे हो। और जे को पूछ लवे ना किन्ना सालन ते रही बच्चे किन्ने नहीं ते कहंदे जी फिर बच्चों के हिसाब नाल ते देग ही खड़नी। देग दे विच वड़ के यार, तुम बात ना करो, तुम्हारी अपनी शादी पे इन्होंने देगें पकाई हुई हैं। देगी एक देग, ये भी तुम बकवास कर रहे हो। वो भी 8 उन्होंने किलो। किसी से नहीं थी पकवाई देग से। मैं खुद इसकी शादी पे गया था, घर ही इन्होंने आधा किलो चौलों का टोटा मंगा के खिचड़ी पकाई और मैंने अच्छी तरह याद है आधी खिचड़ी वध गई सी। और सारे गांव को ये बता रहे थे जी मेहमानों के पेट खराब है इसलिए खिचड़ी पकाई। ओहो सर, मैं ये कहने लगा था कि इस जैसे नई सफाई नाम की कोई चीज नहीं होती। वही गंदे बर्तन, वही गंदे औजार, वही कपड़े पे चावल धोने और वही देग में फेरना, ये काम करते हैं ये। बताओ, हुन पेंट कोट टाई ला के देग पकाउन लग जाइए। नहीं भाई, तुम्हारी सफाई की बात नहीं कर रहे, बर्तनों की सफाई की बात कर रहे हैं। तुम्हारी सफाई पे तो फिर सारा दिन लग जाएगा ना। तुम्हें तो साफ कराने के लिए सर्विस स्टेशन डेक पे खड़ा करके पैप का पानी मारना पड़ता। हम बर्तनों की सफाई की बात कर रहे हैं। बर्तन साफ करने के लिए मैंने असिस्टेंट रखा हुआ अपना। एडा असिस्टेंट हो, एडा तो शुएब मंसूर है। और सिर्फ बर्तन शर्तन ही गंदे नहीं होते इनके,
जहां पे देग पकाते हैं वहां गली के अंदर भी वो गंद डाल के चले जाते हैं। कोई इनको परवाह नहीं होती कि कोई कोले शोले कोई लकड़े शकड़े जो रह गई हैं वो साइड पे कर जाएं या वहां से ईंटें ही उठा जाएं। बाज दफा तो जलते हुए कोयले छोड़ जाते हैं। हाँ, बच्चे कई जख्मी हो जाते हैं और इटे शिटे उधर ही लगी होती हैं। चूल्हा बनया होता है जिवें हुण चूल्हा जेड़े सारी गली ने वरतदे हैं रहता है यार। सर अब इन्होंने साथ एक और भी साइड बिजनेस शुरू कर लिया है कि पकी पकाई देगे हम भेजेंगे। पता नहीं उस देगों में क्या अला बला इन्होंने डाला हुआ है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਬਵਰਚੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਮਾ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਮੱਛਲੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਚ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ ਦੇਗਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ। बहुत अच्छे हो माचिस जो तीली पता नहीं किवें खींचते लकड़ों ने किथे लानी है। ऐसा बेवकूफ आदमी है। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के ससुर फौत हो गए। उसने इसको बुलाया देग पकाने के लिए कि यार मेहमान शमानों ने भी आना है कि देग पका दे। सुबह फौत हुए हैं, दोपहर को इसको बुला लिया। इसने शाम को देग पकाई तो देग पकी भैड़ी, चने बीच में कच्चे। वो उस बंदे ने कहा, उसने कहा यार खुदा दा ना कच्चे चने ने हले तक। कहंदे भाई जी अगर चने कल भ्यूं देंदे ना ते देग ठीक पकनी। उसने कहा यार सुसर मेरा सवेरे फौत हुआ है, चने कल किवें भ्यूं देंदे। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੂ ਪਾ ਲਓ, ਚਨੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਗਲਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਚਨੇ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਝੜੇ ਪਸੰਦ ਸਨ? ਸੁਸਰ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨਾ ਘੋੜਾ ਸੀ? नाज़रीन क्या हमें लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, ये जो लाहौर के अंडरपास हैं जिनके नाम रखे गए हैं मुख्तलिफ शख्सियात जो पाकिस्तान के हीरोज हैं उनके नाम पे, तो उस हवाले से आपने एक गुजारिश की थी कि चूंकि ये हुकूमत से कि ये जो अंडरपास हैं इनके नाम याद नहीं हो रहे कि ये किस सड़क का अंडरपास तो वो लोकेशंस के हिसाब से रख तो दें। जो लोकेशन है, जो सड़क ऊपर से गुजरती है, जिस सड़क के नीचे से अंडरपास गुजरता है उस सड़क को भी ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। मेरा ख्याल है को सिरी पावे खान वाले अफसर ने ना जी वो लिख के इन्होंने दिते ने जिन्हों बेचारे नु अकल मेरे अर्गी हुई है। उसने लिख दिया जी माल रोड ते आगे ब्रैकेटों में लिख के ना फैज अहमद फैज, माल रोड अंडरपास। उल्टा भाई फैज अहमद फैज अंडरपास ही रहने दो नाम उसका, आगे उसके ब्रैकेटों में माल रोड लिख देते हैं। जेल रोड अंडरपास लिखा हुआ है और जेल रोड के आगे ब्रैकेटों में लिखा हुआ है वारिस शाह। वारिस शाह जेल रोड पे कोई मतलब क्लिनिक तो नहीं करते थे ना? या मेरा मतलब उन्हें तो कोई गड्डियां दा शोरूम सी थे। वारिस शाह अंडरपास लिखो, आगे ब्रैकेटों में जेल रोड लिख दो, बात खत्म हो गई। ईमान से कोई यहाँ पे पूछने वाला ही नहीं है। अब ये इनका मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो लाखों का बिल जरूर है। बिल्कुल सर, लाख से थले नहीं है। ये जितने भी नाम चेंज करने वाला ठेका हुआ होगा या जिसको इन्होंने कहा होगा वो गलत जिहा लिख के दे अगला टुर गए। अफसर भी उथे लंघ दिया, ड्राइवर नु कह रहे ये मैंने सुनी ये मैंने चेंज करवाया। हस्बे हाल में बात की थी ना जुनैद सलीम ने, तो मैंने चेंज करवा दिया, देखो ये ठीक हो गया। और ड्राइवर भी बेचारा मुंह दा गई होता है और ना परत के कह सकता कि यार की गल करें, मुंह अगे करके कहते जी सर जी बाजू जावे सर, हला गड्डी नहीं चला रहा होंदा, वो बेचारा इंजन नहीं कर रहा होंदा। ड्राइवर इतना जरूर कहता है कि सर वही जुनैद सलीम जिसको ड्रामों में बहुत ऑफर्स हो रही हैं। हाँ, और पीछे से फिर वो अफसर बताता है कि हाँ वही बस वो बेचारा पेट तो फेल हो गया। अच्छा, तो बात हो रही थी कि ये जो सरकारी को अहकामात जारी होते हैं, किसी जगह पे कोई पैसा लगने लगता है तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए। मगरों ना ला दियो, लुट मार दा पैसा नहीं हुंदा, ये टैक्सां दे पैसे ने जिन्हें तुसी ला रहे हो। दूसरी बात जो मैं करनी चाह रहा हूं वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आते हैं जिसके मुतल्लक पता चलता है जी कि अवाम को पता ही नहीं है कि ये कानून है। एक बड़ी ही खूबसूरत मैंने वीडियो देखी है कहीं जी, मेरा ख्याल है मुल्तान के हैं डीआईजी साहब, अच्छा वसीम सयाल, वसीम अहमद खान नाम लिखा हुआ था तो पता चला जी इनका नाम वसीम सयाल भी है जी।
उन्होंने क्या शुरू किया है अपने इलाके में उस डीआईजी ने, हाँ जी। उसने जाके ना मस्जिदों में लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अच्छा, जो मुलाकात है लोगों के साथ, हाँ जी। या अपनी कोई उनके ज़हन में जो चीज आती है कि यार इस चीज के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए हाँ। पब्लिक को, तो वो जाके वो टॉपिक लेके तो मुख्तलिफ मस्जिदों में जाके ना जी जुमे के वक्त या नमाज के वक्त कहते हैं जी 5 मिनट सानू दे बैठ जाओ। हाँ, बल्कि वो डीआईजी साहब ने ना जी तमाम थानों में आर्डर कर दिया कि सारे एसएचओ हजरात भी बाहर निकलें और जाके मस्जिदों में लोगों से मिलें, उनके साथ गुफ्तगू करें, सही। वहां के जो मसाइल हैं उस इलाके के वो डिस्कस करें, सुने, हाँ। जो चीज आप चाहते हैं आवाम से, जो डिमांड है आपकी, हाँ या जो जी। कानून आप लागू करना चाहते हैं आवाम पे और आवाम नहीं समझ रही, उसकी जाके वजाहत करें। यानी बातचीत से जो बहुत बड़े मसाइल हल होते हैं। तो इस तरह का मेरा ख्याल है और शहरों में भी शुरू होना चाहिए। पुलिस का और आवाम का जो राबता है ना, वो टूटने की वजह से ईमान से बहुत ज्यादा हालात खराब हुए। मुझे याद है पुराने जो पुलिस वाले थे ना जी, वो बताया करते थे जी। कि हर गली का एक सिपाही इंचार्ज होता था। वो इंचार्ज ये नहीं कि उसी के जिम्मे हर शय होती थी, उसका ये होता था कि वो वहां के सारे लोगों को जानता था, उनके नाम पते ये वो वहां पे फिरता रहता था, सैकड़ों पे फिरते थे, फिर थानेदार फिरते रहते थे जी। वो लोगों में घुल मिल के उनका जो मोहल्ला है ना जी, हाँ जी। उसके मुतल्लक इंफॉर्मेशन लेते रखता थे। था। और उस वजह से कि इस घर में कौन रह रहा है, ये दुकान किसकी है, इस बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, वो सब उनको पता होता था। आबादी बहुत बढ़ गई है, ये उस दौर की बातें हैं जब 5-6 करोड़ आबादी थी। और आबादी हो गई है 22 करोड़। तो उस काम को बढ़ाने की बजाय हमने मुका ही दिया। ये बड़ी खूबसूरत चीज मुल्तान में हो रही है, जो मेरा ख्याल है कि हर डिवीजन में, बल्कि जो हमारे सीएम साहब है ना अपना उस्मान मलंग साहब, उनको चाहिए कि सारे पंजाब में और दूसरे जो वज़राए आला हैं वो भी अपने अपने सूबों में ये बाकायदा कोई हुक्म जारी करें कि ये किया जाए, आवाम के साथ मिले गिले, विच चंगे लोग भी फिरंडे ने एडे सड़ के ना बैठे रहो, बाहर भी निकलो। यानी बाहर एडा अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चलन दी है, आप सारे अंदर खेस लैके ना डब्बियां वाले दे सुते होंदे। असल में देखने में ये आया है कि जहां पे बेहतरी करने की भी कोई कोशिश कर रहा हो हुकूमत की तरफ से या किसी हलके की तरफ से, लाजमन चंद लोग ऐसे होते हैं कि जेड़े कहते हैं यार एदियां लत्तां फाड़ लो भाई अगे ना जान देना, वो फिर जोर हो उस चीज में तो वो लंघ जाती है, वरना पीछे खींच लेंगे। बहुत ईमान से मायूस कुन ये सूरत हाल होती है मेरे लिए। तो मैं जब कहता हूँ यार अच्छाई जब कहीं आई है तो सारे मिल के चुप जाओ। अच्छाई क्यों नहीं कह सकते, अच्छाई क्यों कहते हो, है? अच्छाई आई है, अच्छाई को यानी ईमान से चंगा भला पढ़ा लिखिया मुंडा लिया सी असी होली 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 करदा 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 लगन लग पिया कि उकाड़े गुलफाम का ड्रामा कर। अच्छा मैं यानी अगर करेक्शन कर दूं तो गुलफाम उकाड़े का बन जाए यार, अपनी करेक्शन करो जुली पलवान अल्लाह बख्शे। तुम जो मर्जी कर लो, तुम जुनैद सलीम की नकल भी नहीं उतार सकते, ये तो है ना। अल्लाह मैंने माफ करे, मैं उतारनी भी नहीं चाहता। मैं कितों एडा ढिड बनावांगा, मैं तो इतनी मेहनत करके भी 2 इंच बनाया, मैं कितों 8 इंच और अगां करांगा। ये गैलस जरा खोलो। ये 5 सेकंड तक सांस खींच सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की अच्छी बात ये कि उस गुर्बत से पनाह मांगो जो इंसान को मायूस कर दे, और उस माल से भी जो इंसान को मगरूर कर दे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।